आज के वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टी होती है समझने में, लेकिन आज हम लोग इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को बनाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ में एक वर्ड आ रहा है पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन को, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज पॉपुलेशन, तो हाउ विल यू डिफाइन इट? तो मैं यहाँ पे एक डिफिनेशन दे रहा हूँ, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ individuals living in a well-defined geographical area sharing common resources and interbreeding among themselves। ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन का। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज दिस इज ए वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। ये एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया है और इसके अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। इस ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और इस ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी नए ऑफ स्प्रिंग ऐड हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? वो इंटरब्रीडिंग के कारण हो रहे हैं बिटवीन और अमॉन्ग दिस इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो दिस इज ए पॉपुलेशन, मतलब कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए वेल डिफाइंड एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। दे आर शेयरिंग कॉमन रिसोर्सेज एंड इंटरब्रीडिंग, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इसको हम पॉपुलेशन बोल सकते हैं। अब पॉपुलेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो पहला है वो है पॉपुलेशन साइज, दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट विद इन ए पॉपुलेशन। मतलब कि ये अगर एक पॉपुलेशन है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसको मैं अगर काउंट करता हूँ, सो दैट गिव्स अस द पॉपुलेशन साइज, ठीक है। जितने भी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली के पॉपुलेशन की बात करता हूँ, सपोज कि दिल्ली का पॉपुलेशन 1 करोड़ है, सो दैट गिव्स अस द पॉपुलेशन साइज ऑफ दिल्ली। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, उससे हमें पॉपुलेशन साइज से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक पार्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक पार्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया की बात करता हूँ
तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी कि दिल्ली में अगर मैं साउथ दिल्ली की बात करता हूँ कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर लिविंग इन साउथ दिल्ली, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि हमारे आज का टॉपिक है, ये क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको हम पढ़ते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हाउ पॉपुलेशन साइज चेंज विथ टाइम। ठीक है, हाउ पॉपुलेशन साइज चेंज विथ टाइम, समय के अनुसार पॉपुलेशन साइज कैसे चेंज होता है। अब चेंज की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये पूछोगे कि इससे हमें क्या सिग्निफिकेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ने का। हमने पता लगा लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज हो रहा है विथ टाइम, मतलब कि अगर 2019 में पॉपुलेशन कुछ था, 2020 में पॉपुलेशन कुछ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करने का एक मकसद ये है कि हम जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे क्लाइमेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और इन सब चेंजेस से ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे रह रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स घटेगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? वो भी घटेगा। क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग होगा। और इन सब चेंजेस से ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं अर्थ पे, उन पे क्या होगा, पॉजिटिव असर होगा या निगेटिव असर होगा? निगेटिव असर होगा। ठीक है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंट्री का पॉपुलेशन या स्टेट का पॉपुलेशन या वर्ल्ड का पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है, उसका ग्रोथ का ट्रेंड क्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी क्यों करते हैं। हम लोग देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं सारे टर्म्स को यूज करूँगा। ठीक है, सो लेट्स से द पॉपुलेशन साइज ऑफ रैबिट इन 2019 was 600 रैबिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स एन इज इक्वल टू 600 रैबिट्स। 2019 में बर्थ रेट, इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज कि ये 60 रैबिट्स है। एंड डेथ रेट, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है 30 रैबिट्स। जब भी हम रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ईयर जोड़ना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल एन यूज़ किया है, कैपिटल बी, कैपिटल डी। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
dn/dt, तो ये हो जाएगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। यानी कि आप dn/dt इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कितना हो जाएगा 60 रैबिट्स पर ईयर माइनस 30 रैबिट्स पर ईयर, यानी कि dn/dt इज इक्वल टू 30 रैबिट्स पर ईयर। सिंपल है। ग्रोथ रेट जो है वो 30 रैबिट्स पर ईयर है, यानी कि जो 600 रैबिट था वो क्या हो गया 630 हो गया। अब यहाँ पे जो 30 रैबिट्स बढ़ रहे हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन के द्वारा बढ़ रहे हैं, मतलब कि 600 रैबिट्स का कंट्रीब्यूशन है कि वो 30 ऐड कर रहा है पूरे पॉपुलेशन में। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है। जो 600 रैबिट्स हैं उसमें ईच रैबिट का क्या कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ रेट में। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पर कैपिटा ग्रोथ रेट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे। पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर कैपिटा का मतलब होता है पर इंडिविजुअल। जो 30 न्यू एडिशन हुआ है 600 के पॉपुलेशन में, उसमें हर एक इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पॉपुलेशन को बढ़ाने में, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा dn/dt अपॉन n, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब हमें dn/dt पता है, ये क्या है 30 रैबिट्स पर ईयर, और n हमें पता है 600 रैबिट्स। ठीक है, तो रैबिट कट गया, बचा कितना 0.05 पर ईयर, यानी कि 600 में से रैबिट में से हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन 0.05 है पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाने में, जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब ये जो r वाला फार्मूला है r इक्वल टू dn/dt डिवाइडेड बाय n, इससे हम एक और रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे कि हम बोथ साइड कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स r मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू dn/dt अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय n। दोनों साइड हमने n से मल्टीप्लाई किया। अब ये n कट गया, तो हमें जो रिलेशन निकला वो dn/dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, और एक रिलेशन हमको ऑलरेडी पता था dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का दो फार्मूला हो गया, dn/dt इज इक्वल टू rn एंड dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d। ये जो रिलेशन है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का मतलब है कि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर रिसोर्सेज
अनलिमिटेड है, यानी खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फ्लोरिश करेंगे। वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टी एंड एन पॉपुलेशन विथ टाइम, तो ये हमें जे शेपेड ग्राफ मिलता है। यानी कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो जो ग्राफ मिलेगा एन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो कैसा मिलेगा, जे शेपेड मिलेगा। अब ये जो ग्रोथ रेट है, ये आप देख रहे हो कि एक पार्टिकुलर टाइम का ग्रोथ रेट बता रहा है। सपोज़ कि 2020 का ग्रोथ रेट है, हमें चाहिए कि 2020 में मार्च का ग्रोथ रेट क्या है, या अप्रैल का क्या है, या मई का क्या है। अगर मुझे टाइम के अनुसार किसी भी टाइम में ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी के लिए हमें पता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन। अगर हम n इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, dn अपॉन n इज इक्वल टू आर डी टी। और आपको एक रिलेशनशिप पता होगा कि d log e x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा ये। अब इसमें हम क्या करते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी लॉग ई एक्स। इसी रिलेशन को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू डी लॉग ई पावर लॉग ई बेस ई एन इज इक्वल टू आर डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन के लिए डी लॉग ई एन, इसको हम एन नॉट से एन टी तक इंटीग्रेट कर देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा 0 टू आर, 0 टू टी, यहाँ आर डी टी। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ई एन टी माइनस लॉग ई एन नॉट इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब लॉग ई इसको हम फिर से लिख सकते हैं एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू आर टी। और अगर लॉग ई और एन नॉट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। पॉपुलेशन एट टाइम टी, हमें अगर पॉपुलेशन पता है, सपोज़ कि 2020 के जनवरी का पता है पॉपुलेशन, तो हम मार्च या अप्रैल का हम निकाल सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन होगा, क्योंकि हमें आर पता है, टी पता है और ई पता है। ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, उसका फार्मूला ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रोथ रेट को यूज करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, ये थ्योरेटिकली तो सही है, क्योंकि रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता है। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होता है इन ए पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। तो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो हमें कैसा ग्रोथ रेट मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट मिलेगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो कि एक्चुअल में होता है, तो कैसा ग्रोथ रेट होगा वो हम देखते हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड था तो ग्रोथ रेट क्या था, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन।
यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड। लेकिन हमने बताया कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। इन नेचर एवरी ज्योग्राफिकल एरिया हैज़ ए लिमिटेड रिसोर्स। तो कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया अगर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या उसके सस्टेनेबिलिटी को लिमिट करता है, सो दैट लिमिट इज़ कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि हर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का एक लिमिट है कि वो कितने ऑर्गेनिज्म को सस्टेन कर सकता है। ठीक है, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो दैट लिमिट, जो ज्योग्राफिकल एरिया का लिमिट है, मतलब उसके पास जो रिसोर्सेज का लिमिट है, दैट इज़ कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। सो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होगा तो dN/dt इज इक्वल टू Rn k minus n/k, where k is equal to carrying capacity। k को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया का जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म को नहीं दे सकता है, और उस लिमिटेशन को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि नेचर ने एक लिमिट बना दिया है, एक लिमिट लगा दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं। उससे अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो ऑर्गेनिज्म या तो डेथ करेंगे या वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, या एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नेचर के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को। सो दिस रिलेशनशिप इज यूटिलाइज ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, एंड द ग्राफ दैट इज गिवन थ्रू दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्राफ, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होगा, यहाँ t है, ये n है, ये कैसा होता है, ये सिग्माइड होता है। ये हमारा कैरिंग कैपेसिटी है k, यानी कि ग्रोथ या इससे ऊपर नहीं जा सकता है, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले एक फेज में, दूसरा फेज आएगा, तीसरा फेज आएगा, फिर चौथा फेज आएगा। जो पहला फेज है इसको हम बोलते हैं लॉग फेज, दूसरा एक्सेलरेशन फेज, तीसरा डी एक्सेलरेशन फेज, एंड जो चौथा है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फेज और सिम्पैथोड फेज। ठीक है, तो आपको दोनों कर्व को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो R का वैल्यू है, R को हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज भी बोलते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द पर कैपिटा ग्रोथ। R रिप्रेजेंट्स पर कैपिटा ग्रोथ। ये टोटल ग्रोथ नहीं बताता, पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है उस ग्रोथ में। तो जैसा कि आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, 1981 का जो R वैल्यू दिया गया है 0.0505 एंड 205, सॉरी 0.0205, एंड 2001 का जो R वैल्यू है 0.0176।
अब इस दोनों वैल्यू से आप क्या कैलकुलेट करते हो? यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है? 1981 में ज़्यादा है और 2001 में आर का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है जो ग्रोथ रेट का, वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू 1981। जितना आर का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा पर इंडिविजुअल। जितना आर का वैल्यू कम होगा उतना उसका पर इंडिविजुअल ग्रोथ रेट क्या होगा? कम होगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में कई सवाल आते हैं, स्पेशली नीट में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।